थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आज का हमारा जो वेबिनार है ये है मित्सुबिशी कंट्रोल में आप टूल रेडियस कंपनसेशन कैसे यूज कर सकते हैं। G41 G42 हमारा राइट और लेफ्ट के लिए कंपनसेशन होता है और कंपनसेशन कैंसल। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टूल रेडियस कंपनसेशन हम वीएमसी में कैसे यूज करेंगे, प्रिकॉशंस उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद कंपनसेशन से रिलेटेड पैरामीटर हम कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ यूजफुल पैरामीटर्स। फिर हम G40 की सेटिंग के बारे में समझेंगे कि हम कंपनसेशन वेक्टर को कैंसिल करने का सेटिंग कैसे कर सकते हैं। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन फिर लेथ मशीन में कैसे काम करता है उसको समझेंगे। टूल टाइप हम समझेंगे, लेथ मशीन के लिए हम टूल टाइप्स कैसे डालेंगे। और फिर कुछ नए फीचर हैं, जैसे रीस्टार्ट में अभी एक नया फीचर आया है, लाइन नंबर स्पेसिफाई करके हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसको समझेंगे। और चिप रिमूवल की साइकिल नई एक फीचर है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनसेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कंपनसेशन है 41 और 42 हम यूज करते हैं वीएमसी मशीन में। 41 लेफ्ट के लिए होता है और 42 राइट के लिए होता है। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। और G40 से हम उसको कंपनसेशन को कैंसिल करते हैं। इसका मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। कंपनसेशन क्या है वीएमसी मशीन में। इन केस हमने कोई भी ऐसे प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे हम कुछ डेप्थ दे के एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जब भी हम एक एंड मिल का यूज करके या किसी भी कटर का यूज करके कुछ भी कंपोनेंट बनाते हैं, तो कई बार हमारा कटर जब वियर हो जाता है तो वो साइज प्रॉपर नहीं बना पाता। उस केस में हमें या तो प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा या हम मशीन को यहाँ पे कटर का जो साइज है उसमें कितना वेरिएशन हुआ है ये बता के हम अपना साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे पहले कि कंपनसेशन कैसे काम करेगा, लेफ्ट और राइट हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर भी है जिससे हम थोड़ा समझ सकते हैं कि लेफ्ट और राइट कैसे काम करता है। एक्चुअली हमें डायरेक्शन के हिसाब से इसको यूज करना होता है। अब इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो कटर है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करेगा। और इसको हम अगर लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट इसका बाहर की तरफ रहेगा और राइट इसका अंदर की तरफ रहेगा। एक प्रोग्राम हम बना के इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, इसको हम बिना कंपनसेशन के चलाएंगे, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, नॉर्मल पहले इसको चलाएंगे। तो ये कैसे काम करता है इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले टूल सेंटर पॉइंट पे आएगा, उसके बाद वो दीवार पे जाएगा, वहां से ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में G02 के साथ एक सर्कल बना रहा है। ये बिना कोई कंपनसेशन के है, विदाउट कंपनसेशन। और उसके बाद हम इसको कैंसिल करके वापस सेंटर पे लेके आते हैं और प्रोग्राम एंड। ठीक है। अभी अगर हमारा कोई भी बाइक या गाड़ी अगर ऐसे चलता है, हम उसका राइट अगर देखेंगे तो राइट अंदर रहेगा और लेफ्ट है वो बाहर रहेगा। इसमें हम राइट को टूल को अंदर करने के लिए जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो तो इस प्रोफाइल का बनाया है, लेकिन हमें टूल को उससे अंदर चलाना है तभी हमारा ये साइज बन पाएगा। इसके लिए हम प्रोग्राम में G42 की कमांड यूज करेंगे राइट के लिए। यहाँ पे हमने इसको लिखा G42D1 और उसको हम एक्स में दीवार पे 50 mm पे लेके गए।
D1 हमने यूज किया है एक नंबर ऑफसेट। यहाँ पे हम ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ पे रेडियस में हम डाल देंगे कटर का हाफ। अगर मेरा 10 mm का कटर है उसका हाफ हम यहाँ पे 5 mm डाल देते हैं। अभी हम सेम प्रोग्राम को चलाएंगे। आप टूल फिर से पहले की तरह सेंटर पे आएगा, फिर से वो दीवार पे जाएगा। अब ये दीवार से पहले ही रुक गया 5 mm, और यहीं से इसने सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो टूल हमारा अंदर शिफ्ट हो गया, जितना उसका हमने रेडियस में डिफाइन किया है 5 mm। इसी तरीके से हम लेफ्ट वाला भी समझेंगे, लेफ्ट वाला कैसे काम करेगा। उसके लिए यहां पे हम यूज करेंगे G41 लेफ्ट के लिए। तो अभी हमारा जो, मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो राइट हो गया अंदर, लेफ्ट होगा बाहर, मतलब अभी मेरा सर्कल बड़ा हो जाएगा। टूल का डाया हमने उसको वहां पे 5 mm शो किया हुआ है। तो पहले टूल सेंटर पे आएगा, उसके बाद ये जो हमने X50 दिया है उस पे जाएगा, और कंपनसेशन है तो उसको कैलकुलेट करके 5 mm और बाहर गया। यहाँ पे आने के बाद फिर हम इसको सेंटर पे लेके आएंगे। यहाँ पे अगर हमने कंपनसेशन कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉन्ग मूवमेंट हो सकती है। तो ये जो हमारा डायग्राम है, जिसमें डायरेक्शन के हिसाब से कंपनसेशन यूज करके बताया गया है, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम आउटर में कटिंग कर रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं तो हमें G41 लगाना है। अगर हम आउटर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज कटिंग कर रहे हैं ऐसा, तब हमें G42 यूज करना है। सेम इसका अपोजिट, अगर अंदर हम काम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हमें यूज करना है G41। और अगर अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं तो राइट में शिफ्ट करने के लिए हमें G42 लगाना होगा। तो सबसे पहले आप इसमें अगर कुछ डाउट है आपको अभी तक, आप एक बार, ओके। अभी हम समझते हैं कि कंपनसेशन में क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो उसमें मेनली 5 अलार्म, हम 4 से 5 अलार्म हमारे ज्यादातर आते हैं, जिसके रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्यों आते हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला अलार्म होता है P151 रेडियस कंपनसेशन ड्यूरिंग आर्क मोड। मतलब आर्क मोड में G02 और G03 में अगर हम कंपनसेशन एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे तो मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए हमें G01 के में ही एक्टिवेट या कैंसिल करना होगा कंपनसेशन को। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम हमने बना रखा है अभी। इसके अंदर यहाँ पे जब हम G40 लगाएंगे, यहां से हमने G02 में इसको रोटेट किया, बाद में हम नेक्स्ट लाइन में लगा देते हैं G40। तो क्या होगा, G40 G02 मोड में एग्जीक्यूट करने की मशीन कोशिश करेगी और यहाँ पे अलार्म जनरेट होगा। यहाँ पे ये अलार्म आ गया, P151 रेडियस कंपनसेशन ड्यूरिंग आर्क मोड। मतलब उसने आगे 2 लाइन रीड करके पहले ही देख लिया कि वो G40 जो हमने लगा रखा है वो G02 के साथ में है, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे जब भी हम G40 प्रोग्राम में लगाएं तो मेक श्योर करें कि उससे पहले हमने G01 मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम, ये फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा,
सबसे कॉमन यही प्रॉब्लम आती है कि ऑपरेटर गलती से G40 लगा देता है बिना G01 को एक्टिवेट किए। फिर कंपनसेशन इंटरफेरेंस का एक अलार्म होता है, वो कॉमनली होता है। ये होता है जब टूल को इतनी जगह ना मिले मूवमेंट कर, केस इतना देना होगा कंपनसेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई नॉर्मल आगे काम करेंगे, सबसे पहले हमें कंपनसेशन को कैंसिल करना होगा, नहीं तो वहां पे अलार्म जनरेट हो सकता है। एक, जब भी हम कंपनसेशन कैंसिल करेंगे, हमें कंपोनेंट से थोड़ा दूर रह के कंपनसेशन को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जब कंपनसेशन कैंसिल होगा तो कटर जितना उसका हाफ है वो दोबारा से जॉब में हिट कर सकता है। और जब भी हम फिक्स साइकिल यूज करेंगे, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, उस टाइम पे हमें कंपनसेशन को कैंसिल करना है। कंपनसेशन इंटरफेरेंस, नो इंटरसेक्शन, फिक्स साइकिल ड्यूरिंग कंपनसेशन, ये 4-5 मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके लिए हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स है यहाँ पे। सबसे पहला पैरामीटर है 1037। इस पैरामीटर का यूज है कि हम मशीन में किस टाइप का कंपनसेशन या जी कोड सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा जो पैरामीटर है 1037, इससे डिसाइड होता है कि मशीन में कौन सा जी कोड कैटेगरी सबने सेलेक्ट किया हुआ है। नॉर्मली हम वीएमसी मशीन के अंदर इसको 2 रखते हैं, जिसमें जी कोड सीरीज 1 काम करता है और कंपनसेशन टाइप 2 काम करता है। तो यहाँ पे अभी हमें लेंथ के ऑफसेट अलग मिलते हैं, रेडियस के अलग मिलते हैं। अगर 1037 में वैल्यू 2 की जगह 1 रहेगा तो यहाँ पे ये रेडियस का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये हमें दिखेगा ही नहीं, केवल यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसमें पैरामीटर है 8102 8103। अभी जब भी हम कंपनसेशन से काम करते हैं तो मशीन वहां पे इंटरफेरेंस चेक करती है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि कहीं हमारा टूल है वो जॉब के अंदर हिट तो नहीं कर रहा है। कई बार हमारा प्रोग्राम ठीक होता है बट मशीन ऐसे जज कर लेती है, उस टाइम पे अननेसेसरी का अलार्म जनरेट हो जाता है। तो अगर हम चाहें कि मशीन कोलाइजन को चेक ना करे, इंटरफेरेंस को चेक ना करे, तो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए ये दो पैरामीटर हैं 8102 और 8103, ये हम एक बार समझ सकते हैं। 8102 एक पैरामीटर है कोलाइजन अलार्म ऑफ, पहले तो चेक करने के लिए कि मशीन कोलाइजन चेक करे या ना करे। 8103 नॉर्मली तो इसको 0 रखा जाता है। इन केस हमारे हम श्योर है कि हमारा प्रोग्राम ठीक है तो मशीन से हम वो चेक नहीं करवाना चाहते, तब हम इसको 1 कर देंगे। तो मशीन जो भी कंपनसेशन का प्रोग्राम होगा उस पर इंटरफेरेंस चेक ही नहीं करेगी, तो अननेसेसरी के अलार्म इसमें नहीं आएंगे। सेकंड कंडीशन, अगर ये पैरामीटर 0 है फिर भी हम चाहते हैं कि मशीन चेक करे, चेक करने के बाद एक्शन क्या ले, वो इस पैरामीटर पे डिपेंड है 8102। इसमें है, अगर ये पैरामीटर 0 है तो मशीन इंटरफेरेंस जब चेक करेगी, उसको मिला इंटरफेरेंस है, तो वहां पे एक अलार्म जनरेट करेगी। और दूसरा ऑप्शन है, अगर ये पैरामीटर 1 है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेगी ताकि इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जाए। तो इसको हम 1 कर सकते हैं, नॉर्मली हमें इसको 1 रखना चाहिए। इन केस प्रोग्राम के अंदर कुछ इंटरफेरेंस आ भी रहा है तो मशीन वहां पे अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करके प्रोग्राम को रन कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है G40 का सेटिंग। अभी G40 कैसे काम करता है, जब भी हम G40 लगाते हैं तो मशीन में नॉर्मली टूल अंदर आ जाता है। मैं आपको एक प्रोग्राम पहले चला के दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है। इसमें मैं G40 की कमांड लगा देता हूँ। G40 के साथ G01 और यहाँ पे भी।
हमने कुछ दो ऐसी प्रोफाइल का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन कंपनसेशन जब कैंसिल होता है उस टाइम पे हमारा टूल उस वर्क पीस के अंदर प्लंज हो जाता है। मैं इसको एक बार जूम करके दोबारा से सिंगल ब्लॉक में चला के दिखाता हूं। अभी नॉर्मली जो G40 काम करता है, G40 में स्टैंडर्ड सेटिंग होती है कि जब भी मशीन G40 को रीड करेगी तो टूल जितना शिफ्ट होके कटिंग कर रहा था वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम सिंगल ब्लॉक में चलाते हैं। सबसे पहले ऑफसेट रीड कर लिया मशीन ने, यहाँ पे सिंगल ब्लॉक। सबसे पहले पोजीशन पे आएगी जहां से उसको रेडियस बनाना स्टार्ट करना है। देन उसने एक रेडियस बनाया ऐसा G03 के साथ पे। ये कंपोनेंट के बाहर बाहर टूल ऐसे चल के वो प्रोफाइल बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है G01 G40। तो G40 से कंपनसेशन कैंसिल हो जाएगा तो टूल हमारा जितना शिफ्ट था वो वापस प्रोफाइल के अंदर प्लंज करेगा। ये देखिए जैसे G40 मशीन ने रीड किया तो टूल प्रोफाइल के अंदर प्लंज हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए गया जो उसको पोजीशन मिला। यहां से फिर इसने पोजीशन लिया, सेकंड रेडियस यहां से एंट्री करेगा, सेकंड रेडियस बनाएगा और यहां पे फिर से कंपनसेशन कैंसिल किया तो फिर ये दोबारा से कंपोनेंट के अंदर प्लंज हुआ। तो इस चीज को रोकने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हम G40 प्रोग्राम में से हटा देते हैं तब ये प्रोफाइल हमारा पूरा बनेगा ही नहीं। मैं एक बार आपको रिमूव करके दिखाता हूं। अगर हम G40 यहां से हटा दें, कुछ ऑपरेटर ये समझते हैं कि हम G40 को हटा देंगे तो कंपनसेशन कैंसिल ही नहीं होगा, हमारा टूल प्लंज नहीं होगा। लेकिन कंपनसेशन को हटाने से बिना कैंसिल किए अगर हम दूसरे ब्लॉक पे जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल कभी सही नहीं बनेगी। इसको मैं दोबारा सिंगल ब्लॉक में चला के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ये उस पोजीशन पे आएगा जहां से रेडियस स्टार्ट करना है। अब ये रेडियस बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन पूरा जहां तक रेडियस बनाना है यहां तक ये नहीं आएगा, वो बीच में ही रुक गया क्योंकि हमने कंपनसेशन कैंसिल नहीं किया। वहीं से ये दूसरे होल पे गया और ये देखिए इसने इस बार पूरी प्रोफाइल को बनाया ही नहीं। तो इसके लिए हमें G40 तो बीच में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन G40 लगा रहे हैं तो टूल हमारा प्रोफाइल के अंदर ही प्लंज हो जाता है। इस चीज को हम कैसे रोकेंगे? सबसे पहले मैं प्रोग्राम के अंदर G40 लगा देता हूं। G03 के बाद नेक्स्ट लाइन में G01 के साथ G40, यहाँ पे भी G01 के साथ G40। तो इससे रिलेटेड जो पैरामीटर है वो है हमारा ये 1272 बिट नंबर 4। इस पे डिपेंड करेगा कि G40 हमारा कैसे काम करेगा। जीरो में मैंने दिखाया भी कैसे काम करता है, डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है। अगर हम इसको 1 करेंगे तो हम इसका दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। उसमें रेडियस कंपनसेशन है वो G40 की कमांड से सेम लाइन में कैंसिल नहीं होगा, बल्कि वो नेक्स्ट ट्रेवल कमांड के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मैं वो पैरामीटर सर्च करता हूं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे 1271 का बिट नंबर 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो राइट साइड से जो पांचवा बिट है ये 4 नंबर बिट है, इसको हम 1 करेंगे इनपुट। यहाँ पे
टीआर का ऑप्शन आ गया तो हमें मशीन को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद हम सेम प्रोग्राम को चलाएंगे और अब इसका मूवमेंट नोटिस करेंगे। ठीक है, अभी हम सेम प्रोग्राम को रन करेंगे। यही प्रोग्राम है, इसको हम सिंगल ब्लॉक में रन करेंगे। अभी हम कंपनसेशन देखेंगे कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन जहां से आया, उसके बाद रेडियस के एंट्री पॉइंट पे ये पोजीशन लेगा। ठीक है, यहां से इसने रेडियस बनाना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट लाइन में G40 लगा भी हुआ है, लेकिन G40 पे अभी मशीन जैसे इसने रीड किया, इसने यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं करी। टूल मेरा वहीं पे है। जो नेक्स्ट ब्लॉक हमने दिया, नेक्स्ट ब्लॉक इसको कहाँ पे जाना है, उस टाइम पे इसने कंपनसेशन को कैंसिल करके वहां पे गया। कंपनसेशन कैंसिल हुआ नेक्स्ट मूवमेंट के साथ, ना कि सेम ब्लॉक में। उसके बाद इसने पोजीशन लिया जहां पे इसको सेकंड रेडियस बनाना है, वहां पे आया। फिर ये सेकंड रेडियस बनाया। रेडियस बनाने के बाद फिर से हमने कंपनसेशन कैंसिल किया तो कोई मूवमेंट नहीं है। फिर ये ऊपर उठेगा और वहां से वापस होम को चला जाएगा। तो अभी हमारा टूल सेम प्रोग्राम के अंदर, प्रोफाइल के अंदर प्लंज नहीं हुआ। तो ये हमारा जो पैरामीटर है जो इसमें हेल्प करता है, वो मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। ये हमारा है 1271 बिट नंबर 4। इसके अलावा दो पैरामीटर और हैं अच्छे जो हम यूज कर सकते हैं। एक है आर्क एरर से रिलेटेड। आर्क एरर क्या होती है कि जब भी हम कोई एक रेडियस बनाते हैं, मान लीजिए उस रेडियस के में कुछ एरर है, 0.1 0.2 का एरर है, तो मशीन वहां पे नॉर्मली अलार्म दे के रुक जाती है। हमारे यहाँ पे एक पैरामीटर है जिससे हम एरर का रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 mm तक इसमें हम सेटिंग का ऑप्शन है। अगर प्रोग्राम के अंदर 1 mm तक का एरर है रेडियस में, एंड पॉइंट में, तो वो अगर हम इसमें डाल देंगे तो मशीन उस पे अलार्म जनरेट नहीं करेगी, उसको रन कर सकती है। तो इन केस अगर हम कोई भी रेडियस बना रहे हैं, वहां पे आर्क एंड पॉइंट डेविएशन लार्ज का अलार्म आता है, तब हम इस पैरामीटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो हम प्रोग्राम को करेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा पैरामीटर है जो है 11029। इसका मतलब है आर्क टू Z01 नो सेंटर। नॉर्मली प्रोग्रामर्स कुछ गलती करते हैं, देखिए किस तरीके का। जैसे एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने, जैसे G02 के साथ उन्होंने ये ऐसा एक प्रोग्राम बना लिया। अब नेक्स्ट लाइन में वो G01 लगाना भूल जाते हैं और आगे कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, एक्स का, वाई का। तो उस केस में मशीन क्या करती है, G02 को ही एक्टिवेट करके रखती है, और जब इसको चलाएगी तो अलार्म आएगा। पहले X50 पे मशीन आएगी। यहां से उसने एक रेडियस बनाया। रेडियस बनाने के बाद उसने एक अलार्म जनरेट किया, P33 फॉर्मेट एरर। इसका रीजन क्या है, इस लाइन में हमारा G02 कमांड एक्टिवेट है।
नेक्स्ट लाइन में हमने कोई भी कोड नहीं दिया, तो मशीन क्या करती है, Z02 को ही इस लाइन में भी चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस लाइन में कोई भी रेडियस की वैल्यू नहीं है, तो वहां पे उसको फॉर्मेट एरर बोल देती है। तो ये जो पैरामीटर है हमारा 11029, इसका मतलब है कि अगर नेक्स्ट लाइन में कुछ आर्क के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली लीनियर में चेंज कर देती है। इसको जैसे हम 1 कर देते हैं, अब जैसे G02 से या G03 से नेक्स्ट जो लाइन है उसमें G01 की कमांड नहीं है, फिर भी मशीन उसको G01 मोड में चला देगी ऑटोमेटिकली G01 को एक्टिवेट करके। अभी हम सेम प्रोग्राम को चलाएंगे। अब उसने G01 के अंदर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इससे भी हमारा प्रोग्रामिंग थोड़ा आसान हो जाता है। ये सभी पैरामीटर्स ये हमने देख लिया G40 का जो सेटिंग है। अभी तक के वेबिनार में कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन इन लेथ। टर्न वीएमसी में तो हमने देखा कि हम जो टूल है वो अगर वियर हो जाता है डायमेट्रिकली, तो उसका हम कंपनसेशन डालते हैं। बट लेथ मशीन में कैसा होता है, हम पूरे टूल का ना डाल के ओनली टूल नोज रेडियस कंपनसेशन डालते हैं। यानी हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, हम ये मान के बनाते हैं कि हमारी जो इंसर्ट है वो आगे से पूरी ऐसे शार्प है, बिल्कुल उसका एक पॉइंट को लेके हम बनाते हैं। बट एक्चुअल में वो शार्प नहीं होती है, वहां पे कुछ रेडियस होती है, 0.4 का, 0.8 का या 1.2 का वो रेडियस होता है। तो जब हम ऐसी इंसर्ट से किसी भी पेपर पे या रेडियस पे काम करते हैं, वहां पे हमारा एज पर प्रोग्राम नहीं अचीव हो पाता है, उसके लिए हमें कंपनसेशन यूज करना पड़ेगा। जो हमारा वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इससे, लेकिन जो जहां पे हमारी एक्स और जेड की मूवमेंट साथ में होती है, वहां पे हमारा प्रोफाइल एक्यूरेट नहीं बनता है बिना कंपनसेशन के। तो कंपनसेशन के लिए हमें एक तो टूल का एंट्री देखना होता है कि हमारा टूल किस तरीके से कंपोनेंट को कट करेगा। उसके लिए आप ये डायग्राम रेफर कर सकते हैं। टूल हमारा किस तरीके से टचिंग कर रहा है, अगर ओडी पे हम टर्निंग करते हैं ऐसे, तो उस केस में हम 3 नंबर डालते हैं। अगर हम फेस पे ग्रूविंग करते हैं तो 7 नंबर। आईडी में अगर हम बोरिंग करते हैं 2 नंबर। इस तरीके से हम इससे मैच करेंगे कि हमारा टूल किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम टूल टाइप लेथ मशीन में डाल सकते हैं। टूल टाइप कहाँ पे डलता है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी हम एक टर्निंग का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ओपन हो गया है। इसमें एक बार बता देता हूँ कि हम कहाँ पे इनपुट करेंगे, टूल टाइप और टूल का जो रेडियस है, इंसर्ट का रेडियस। तो हम इसके लिए ऑफसेट में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वियर डाटा वियर के ऑफसेट होते हैं, फिर साथ में लेंथ डाटा यानी ज्योमेट्री ऑफसेट, और फिर यहाँ पे आते हैं नोज डाटा रेडियस के ऑफसेट। तो यहाँ पे उस टूल के सामने हम इंसर्ट का रेडियस डिफाइन करेंगे, 0.4 या 0.8 जो भी है। और यहाँ पे पॉइंट में हम डालेंगे टूल टाइप। हम इस पिक्चर से मैच करेंगे हमारा टूल की शेप का है और क्या हमें नंबर वहां पे डालना चाहिए, तो वो हम नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फिर हमारा कंपनसेशन काम करेगा। इसमें हमें डी यूज नहीं करना होता। इसमें जो हम टूल नंबर डालते हैं, जैसे हमने दिया T0303, तो ऑटोमेटिकली वो 3 नंबर का ज्योमेट्री और 3 नंबर का ही नोज डाटा अपने आप ले लेता है। इसमें हमें डी नंबर यूज नहीं करना है। बाकी रूल्स इसमें भी सेम चलेंगे कि जब भी हम कंपनसेशन कैंसिल करें, तो उसको हम G01 के साथ कैंसिल करें, G01 के साथ ही एक्टिवेट करें, G02 या 3 में ना करें। ये पैरामीटर हम इसमें 1 कर सकते हैं 11029, जिससे अगर हमने रेडियस के बाद
नेक्स्ट ब्लॉक में कोई भी वैल्यू डाल दिया सिंपल, G01 नहीं लगाया तो मशीन उसको ऑटोमेटिकली G01 में कन्वर्ट कर लेती है। सर पूछ लेते हैं, अभी हमारे कंट्रोल में एमएटी वी सीरीज में एक नया फीचर आया है रीस्टार्ट के लिए, जिसमें हम ऐसे प्रोग्राम को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं जो कि रीनंबर किया हुआ नहीं है। इसका मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें कि n नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 10,000 के बाद या 1 लाख लाइन के बाद n नंबर अगर रिपीट हो जाते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि 9,990 तक हमारे n नंबर आए, उसके बाद फिर रिपीट हो गए, 10 से स्टार्ट हो गए। तो ऐसे प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल तरीका था अभी तक रीस्टार्ट करने का, उससे मशीन केवल पहले वाले नंबर को, पहले वाले n नंबर को ही सर्च करती थी, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर तक नहीं जाती है। यहाँ पे वो भी दिखाया गया है। अभी मशीन को ऐसे हमने चलाया, फिर 10,000 क्रॉस करके n नंबर स्टार्टिंग से आ गए, फिर हमने मशीन को रोक दिया। यहाँ पे देख लिया 21% ये प्रोग्राम चला है। अभी हम रीस्टार्ट में जाएंगे। रीस्टार्ट में यहाँ पे एक तो ये n नंबर नोट करता है, n नंबर 4140 इसने नोट किया है, लेकिन हमें पता है कि ये नंबर तो रिपीट हो चुका है, ये तो दूसरा नंबर है या तीसरा हमें नहीं पता है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है, स्पेसिफाई लाइन नंबर। सर्च एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसी ब्लॉक को रीड करेगा। हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है नया, स्पेसिफाई लाइन नंबर, इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे, इसमें मशीन शो करती है लाइन नंबर। अभी मशीन इस नए फीचर के अकॉर्डिंग हर एक ब्लॉक को एक लाइन समझती है और हर एक लाइन को रीड करती है, कितनी लाइन हमारी चल चुकी है। उसको n नंबर से अभी मतलब नहीं है। इसने देखा यहाँ पे 1374 लाइन था। हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सर्च एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे। अब हम सर्च एग्जीक्यूट दबाएंगे तो मशीन उससे एक लाइन पहले से रीस्टार्ट करेगी। 1373 लाइन से इसने उसको रीड किया। MSTB हिस्ट्री में जाएंगे, वहां से स्पिंडल को हम इनपुट करेंगे, M3 की कमांड को भी इनपुट करेंगे, जिससे हमारा स्पिंडल ऑन हो जाएगा। लाइन नंबर यहाँ, n नंबर यहाँ पे कुछ भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर हम साइकिल स्टार्ट करके चला सकते हैं। ट्री के अंदर अपना देख भी सकते हैं परसेंटेज, कितने परसेंट पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था और अभी कितने परसेंट से चला। तो स्पेसिफाइड लाइन नंबर हमें वहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा तरीका है, कुछ लाइन पहले से चलाने के लिए, मान लीजिए हमने फिर से मशीन को रोक दिया थोड़ी देर चलने के बाद, फिर से हम स्पेसिफाई लाइन नंबर में गए। अब इसने यहाँ पे लाइन नंबर नोट किया हुआ है 2278, 2278 लाइन पे हमने उसको रोका है, लेकिन हम इसको चलाना चाहते हैं कुछ लाइन पहले से। तो यहाँ पे हम टाइप 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी टाइप 1 और टाइप 2 काम करता है। टाइप 2 को सेलेक्ट करके हम स्लैश लगा के पहले स्लैश लिखेंगे और फिर नंबर डाल देंगे 2000। हमने 2000 यहाँ पे उसको लाइन नंबर दिया, इनपुट करेंगे। अब ये लाइन नंबर 2000 को रीड करेगा। उसमें n नंबर तो कुछ भी रहे, n नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम MSTB हिस्ट्री से स्पिंडल को रोटेट करेंगे और साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम अब किसी भी प्रोग्राम को, चाहे वो उसमें कितनी बार भी n नंबर हमारे रिपीट हो चुके हैं, उसको हम चला सकते हैं।
बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है। ये है चिप रिमूवल साइकिल। अभी जब भी हम वीएमसी में या टर्निंग में भी कुछ ऑपरेशंस करते हैं ड्रिलिंग का, तो वहां पे हमारे ड्रिल के ऊपर काफी चिप्स है वो चिपक जाते हैं। उसको हटाने के लिए अभी एक ऑटोमेटिक साइकिल यहाँ पे आई है। इसके लिए पहले हमें दो पैरामीटर की सेटिंग करनी होती है, वो पैरामीटर मैं बता देता हूँ। 3077 और 8100। 3077 जो पैरामीटर है, पैरामीटर सर्च करेंगे हम 3077। इसमें हम डालते हैं स्पिंडल का नाम। अगर हमारी एक से ज्यादा स्पिंडल है, नॉर्मली वीएमसी मशीनों में तो एक ही स्पिंडल होता है, ज्यादा है डबल स्पिंडल मशीन है तो हम यहाँ पे S1 S2 ऐसे डाल सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। एक ही स्पिंडल है तो हम इसमें 1 डाल देंगे कि हमें एक नंबर स्पिंडल पे चिप रिमूव करना है। उसके बाद हम 8100 इस पैरामीटर में जाएंगे। इसमें डलती है स्पीड, की स्पीड पे हमें चिप रिमूव करना है। हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज 5000। अब क्या होगा, जैसे ड्रिल कंप्लीट करके ड्रिल बाहर आएगा होल से, तो वो उतने आरपीएम पे रिवर्स रोटेट करेगा। यहाँ पे हमने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है। मैं दोबारा से ये वीडियो प्ले करता हूँ। जैसे ये ड्रिल करेगा, ड्रिल करके बाहर आएगा, हाई आरपीएम पे रोटेट करता है उल्टा, और जो भी चिप्स उसको उतारेगा, और इसका चिप्स बिल्कुल खाली हो गया इस तरीके से। तो ड्रिल के रिवर्स रोटेट होने की वजह से हमारा चिप्स है वो ड्रिल से हट जाएगा। इसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखेंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने G81 की साइकिल यूज की है। इसके लास्ट में हम बाकी सब सेम लिखने के बाद D और E का यूज करेंगे। D हमारा होता है स्पिंडल नंबर के लिए, तो D तो हमने पैरामीटर के अंदर 1 दिया है, तो यहाँ पे भी हम D को 1 ही रखेंगे। E हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, कितने होल के बाद हमें चिप्स को रिमूव करना है। अगर हमने ई में 1 डाला है, तो हर एक होल के बाद, एवरी होल के बाद स्पिंडल उल्टा घूम के चिप्स को उतारेगा। अगर हम ई में 2 डालेंगे तो हर 2 होल के बाद ऐसे करेगा। ई में हम उसका नंबर ऑफ होल्स दे सकते हैं, कितने होल के बाद हमें ये करना है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चिप रिमूवल साइकिल, यहाँ पे हम G81 की एक साइकिल G81 83, ये इन सभी साइकिल्स के साथ काम करता है। हम मशीनिंग सेंटर में देख सकते हैं 81 82 83 73 इन सब में काम करेगा। लेथ मशीन में अगर हमारा लाइव टूल वाला मशीन है, टर्न मिल है जैसे, जिसमें लाइव टूल होता है, तो वही वापस रोटेट कर सकता है। नॉर्मल तो हमारा ड्रिल फिक्स रहता है, तो वहां पे हम इन साइकिलों में यूज कर सकते हैं। वीएमसी हम 81 82 83 73 के अंदर ये यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसके लास्ट में डी फॉर स्पिंडल एंड ई फॉर फ्रीक्वेंसी, कितने होल के बाद हमें चिप्स को रिमूव करना है। आई होप आपको अभी जो मैंने बताए फीचर्स, न्यू फीचर्स, वो क्लियर होंगे। ये जो हमारा फीचर है चिप रिमूव करने वाला, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है एनसी सॉफ्टवेयर, वो A9 या उससे ऊपर होना चाहिए। A9 इसके लिए मिनिमम चाहिए। सॉफ्टवेयर वर्जन हम डायग्नोसिस से चेक कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस में जाते हैं, डायग्नोसिस, यहाँ पे हमें एनसी मेन के सामने ये सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखा मिलता है। अभी इसके अंदर A9 वर्जन है, तो A9 में जो जो फीचर्स है वो इसमें काम करेंगे।